बच्चों, आज हम नागरिक शास्त्र के चौथे चैप्टर सत्ता के वैकल्पिक केंद्र के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रथम विश्व युद्ध से लेकर के द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति तक और आज के परिप्रेक्ष्य में मुख्य रूप से हम यह देखेंगे कि पूरे विश्व में किस प्रकार से सत्ता और अपनी अर्थव्यवस्था और अपने वर्चस्व को लेकर के सभी देशों ने किस प्रकार के कार्य किए। जैसे हम पहला देखते हैं क्षेत्रीय संगठन। पहले हम जानेंगे क्षेत्रीय संगठन का क्या। जो सभी देश जो अपने आसपास के अपने सीमावर्ती क्षेत्र से सटे हुए देशों को मिला करके जो आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक या राजनीतिक रूप से जिस संगठन का निर्माण करते हैं और उस संगठन के आधार पर आपस में मिल करके जो कार्य करते हैं, ऐसे संगठन निर्माण की प्रक्रिया को हम क्षेत्रीय संगठन के रूप में देखते हैं। पहले हम देखते हैं यूरोपीय संगठन। प्रथम विश्व युद्ध के बाद जब थोड़ी सी देश में सामान्य स्थिति विश्व में सामान्य स्थिति आई तो सर्वप्रथम विश्व के जो शक्तिशाली राष्ट्र थे या आर्थिक रूप से समृद्धशाली राष्ट्र थे, उन्होंने एक संगठन का निर्माण किया। तो सबसे पहले यूरोपीय संगठन की बात इसलिए आती है कि यूरोप के जितने भी उनके क्षेत्रवर्ती या उनके सीमावर्ती जो देश थे, लगभग 20 देश के करीब थे, उन्होंने मिलकर के एक संगठन बनाया, एक संगठन का निर्माण किया। अब बात आती है उस संगठन के निर्माण का क्या कारण था। संगठन का निर्माण हुआ तो किन किन चीजों पर ध्यान रखा गया। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय अमेरिका, यूरोप में ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, रोम, ये जितने भी देश थे, इन्होंने मिलकर के एक संगठन का निर्माण किया। तो मुख्य चीज यह होती है कि जिस समय प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ, उस समय अमेरिका एक प्रकार से हम यह कह लें कि वह देनदाता के रूप में उभर करके सामने आया। और जब उभर करके सामने आया तो अपने पश्चिमी यूरोप के देशों को मिला करके उसने मार्शल योजना लागू की। तो मार्शल योजना जो लागू की, उसका तात्पर्य यह था कि उससे मित्र राष्ट्र, जो उसके सहयोगी राष्ट्र पश्चिमी यूरोप के थे, उनको वह आर्थिक रूप से समृद्धशाली बनाया। क्षेत्रों में काफी उद्योग या और अन्य चीजों का विकास हुआ। तो अब इसके बाद हम ये देखते हैं कि धीरे धीरे जब द्वितीय विश्व युद्ध भी प्रारंभ हो गया और जो काफी दिनों तक चला, उसमें भी काफी जनधन की हानि हुई, लेकिन फिर भी अमेरिका जो है एक आर्थिक रूप से शक्तिशाली समृद्ध राष्ट्र के रूप में फिर भी सामने आया। तो उस समय यूरोपीय संगठन जो था वह करीब 1945 में जब द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति हो जाती है, तो उसी मार्शल योजना के तहत 1948 में एक यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन का निर्माण किया गया। उस यूरोपीय आर्थिक महासंगठन का उद्देश्य था कि यूरोप के सभी राष्ट्रों को जो द्वितीय युद्ध की विभीषिका में अपने को बर्बाद कर चुके थे, उनको ऊपर उठाना। तो जो
यूरोपीय संगठन के देश थे, तो उन्होंने इस मार्शल योजना के तहत अपने को ऊपर उठाने का प्रयास किया। बाद में आगे चल करके फिर 1949 ईस्वी में एक यूरोपीय परिषद का भी गठन किया गया। इस यूरोपीय परिषद का क्या उद्देश्य था? यूरोपीय परिषद का उद्देश्य था कि राजनीतिक रूप से ये जितने यूरोपीय राष्ट्र हैं उनको एकजुट होना, अपने राजनीतिक लाभ के लिए यह देश अपने को राष्ट्रवाद के रूप में समर्पित करते हुए पूरे यूरोप के सभी देशों को मिला करके एक साथ लेकर के चलना है। इसके बाद इन सभी संगठनों को समाप्त करके 1992 ईस्वी में यूरोपीय संगठन का निर्माण किया गया। अब बात इसलिए आती है यूरोपीय संगठन के निर्माण में, यूरोपीय संगठन का निर्माण तो हो गया, लेकिन कुछ यूरोपीय देश आपस में उनके अंदर कुछ विचारधाराओं को लेकर के आपसी मतभेद थे, जिसका परिणाम क्या हुआ? लेकिन उसमें एक देश ब्रिटेन जो काफी शक्तिशाली था, क्योंकि उसका उपनिवेश संपूर्ण विश्व पर था और आर्थिक रूप से वो एक समृद्धशाली राष्ट्र होने के साथ साथ पूरे यूरोपीय संगठन का नेतृत्व करता भी माना जाता था। इसके बाद हम देखते हैं इस यूरोपीय संगठन का निर्माण जब 1992 ईस्वी में हुआ, तो यही यूरोपीय संगठन जो है वह अपने पूरे संपूर्ण यूरोपीय संगठन की आर्थिक स्थिति, सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक स्थिति को इतना सुदृढ़ बना लिया कि यह संगठन जो है वह अमेरिकी आर्थिक व्यवस्था को चुनौती देना प्रारंभ कर दिया। क्यों चुनौती प्रारंभ कर दिया? क्योंकि यूरोपीय संगठन की अपनी एक मुद्रा थी, यूरो, उनका अपना एक झंडा था, उनका अपना एक नियम और कानून था। उस आधार पर यह माना जाता है कि यूरोपीय संगठन जो है वह क्षेत्रीय संगठन के रूप में अमेरिकी वर्चस्व को चुनौती देना प्रारंभ कर दिया। अब बात होती है कि यह यूरोपीय संगठन कैसे चुनौती दिया? क्योंकि 2005 ईस्वी में करीब 12,000 अरब डॉलर की इकोनॉमी या करीब यूरोपीय संगठन की जीडीपी थी और अमेरिका से 3 गुना अधिक थी। अमेरिका की जीडीपी से 3 गुना अधिक थी और यूरो मुद्रा जो है वह अमेरिकी डॉलर के वर्चस्व को चुनौती दी गई। तो इस तरह से यह संगठन पूरे विश्व में, जो क्षेत्रीय संगठन था, वो पूरे विश्व में अपने वर्चस्व को स्थापित करने का कार्य किया। इसके बाद दूसरे नंबर पे आता है दूसरा क्षेत्रीय संगठन है आसियान, जिसकी स्थापना 1967 में 5 देश मिलकर के की। इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड। वर्तमान में इस समय इसमें 10 देश हैं, लेकिन 5 देश मिलकर के 1967 ईस्वी में इस क्षेत्रीय संगठन का निर्माण किया। इस संगठन का क्या उद्देश्य था? इस क्षेत्रीय संगठन का क्या उद्देश्य था? यह अमेरिका के वर्चस्व को या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सभी उस आर्थिक रूप से समृद्धशाली देशों को किस प्रकार से इन्होंने टक्कर देने का प्रयास किया। पहला देखते हैं आसियान सुरक्षा समुदाय। इस आसियान सुरक्षा समुदाय का निर्माण करने का उद्देश्य था कि दक्षिण एशिया के जो ये क्षेत्रीय संगठन हैं, जो इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड को मिला करके बनाया गया है, यह अपने देश के सीमावर्ती क्षेत्रों को, अपनी सीमाओं की सुरक्षा के साथ साथ इस आसियान क्षेत्र से जुड़े हुए देशों की सुरक्षा का भी ध्यान रखेंगे। दूसरा है आसियान आर्थिक समुदाय। तो आसियान आर्थिक समुदाय का तात्पर्य है कि एशिया के आसियान के देश आपस में मिल करके अपने देश में, अपने आसियान देशों में मिल करके अपने को आर्थिक रूप से, चाहे वो उद्योग के क्षेत्र में हो, चाहे चिकित्सा के क्षेत्र में हो, चाहे वो सार्वजनिक क्षेत्र में हो, चाहे यातायात के क्षेत्र में हो, चाहे औद्योगिकीकरण के क्षेत्र में हो, इस तरह से हम किस प्रकार से अपने क्षेत्र का विकास कर सकते हैं।
मुख्य चीज होता है कि जब आपसी सभी विश्व के सभी देश मिल करके जब एक दूसरे देश में अपनी ट्रेडिंग बढ़ाने लगते हैं, व्यापार बढ़ाने लगते हैं, एक दूसरे देश में आने जाने लगते हैं, तो दोनों देशों की संस्कृतियों में आपस में मेल मिलाप होता है। उस मेल मिलाप का परिणाम यह होता है कि सभी देश मिल करके अपने देश की भाषा, सभ्यता, संस्कृति, रीति रिवाज, परंपरा को एक साथ जोड़ने का प्रयास करते हैं और एक नई संस्कृति को जन्म देते हैं। तो ये आसियान देशों का यह प्रयास था कि हम अपने देश सभी सहयोगी देशों को मिला करके किस प्रकार हम इस वैश्विक या भौगोलिक करण की या सत्ता के वैकल्पिक आधार का निर्माण हम किस प्रकार कर सकते हैं। इसके बाद तीसरा क्षेत्रीय संगठन के रूप में सार्क आता है, जो 8 दिसंबर 1985 ईस्वी को इसका निर्माण होता है, जिसमें भारत, पाकिस्तान, भूटान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, अफगानिस्तान और मालदीव 8 देश इसके सहयोगी हैं। आज भी ये क्षेत्रीय संगठन कार्य कर रहा है, आसियान भी कार्य कर रहा है, यूरोपीय संगठन भी कार्य कर रहा है। तो हम पहले देखते सार्क के जो 8 देश हैं, ये मिल करके इन्होंने अपने देश या अपने सीमावर्ती देश या अपने सहयोगी देशों के साथ किस प्रकार का आर्थिक संबंध, राजनीतिक संबंध, सांस्कृतिक संबंध, धार्मिक संबंध को किस प्रकार स्थापित करें, इसके लिए यह लोग प्रत्येक वर्ष सार्क सम्मेलन को बुलाते हैं और सार्क सम्मेलन में इन देशों के प्रतिनिधि मिल करके एक भूमिका का, एक आधार का निर्माण करते हैं और उस आधार पर ये हमारे देश या जो हमारे सहयोगी देश हैं, यह धार्मिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, व्यापारिक, औद्योगिक इकाइयों पर ध्यान में रखते हुए, चिकित्सा के क्षेत्र में भी ध्यान रखते हुए यह लोग एक आधार निर्माण करते हैं, उसी आधार पर कार्य करने का प्रयास करते हैं। तो इस तरह से सत्ता के वैकल्पिक केंद्र में हमने यूरोपीय संघ को पढ़ा, यूरोपीय आसियान को पढ़ा, सार्क के बारे में हम लोग जाने, लेकिन और भी तमाम प्रकार के अनेक ऐसे क्षेत्रीय संगठन हैं, जैसे ब्रिक्स है, नाटो है, इसके बाद क्या नाम है, G8 है, G77 है, तमाम प्रकार, अनेक प्रकार के विश्व में इस तरह के क्षेत्रीय संगठनों का निर्माण हुआ है। अब बात आती है, थोड़ा इसे हट करके देखें, क्षेत्रीय संगठन के रूप में, स्वामित्व के रूप में हम यह देखते हैं कि विश्व के प्रमुख रूप से दक्षिण मतलब एशिया महाद्वीप के 2-3 देश ऐसे हैं कि जो विश्व में वैकल्पिक सत्ता के रूप में अपने को स्थापित करने का प्रयास किया। इसमें मुख्य रूप से हम यह देखते हैं तो नंबर 1 पर चीन आता है, चीन। दूसरे नंबर पर हम भारत के बारे में, और तीसरे नंबर पर आता है जापान। अब इन देशों के बारे में यह भी सत्ता के वैकल्पिक केंद्र में इनकी भी एक महत्वपूर्ण भूमिका है। चीन विश्व का एक आज के वर्तमान समय में एक उभरती हुई आर्थिक महाशक्ति के रूप में अपने को स्थापित कर चुका है। इसकी शुरुआत द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1945 के बाद 1947 और 48 में चीन ने अपने देश में अपने देश की आर्थिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए अपने घर का द्वार खोल दिया। परिणाम यह हुआ कि चीन विश्व के उन आर्थिक महाशक्तियों, चाहे वो यूरोपीय संघ रहा हो, चाहे वो अमेरिका रहा हो, चाहे वो विश्व के कोई भी ऐसे देश रहे हो जो आर्थिक रूप से अपने को स्थापित कर चुके हों, उनके लिए अपने यहाँ व्यापार करने के लिए अपने यहाँ की संपूर्ण राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था को इतना ढीला कर दिया कि चीन में विश्व के अनेक देश के लोग अपनी औद्योगिक इकाइयों को स्थापित करने के लिए दौड़े। परिणाम क्या हुआ कि चीन आज विश्व की एक उभरती हुई महाशक्ति के रूप में है। और दूसरे नंबर
स्वतंत्रता के बाद भारत की आर्थिक स्थिति विश्व के सभी देशों से कमजोर थी, क्योंकि भारत उस समय एक विकासशील अवस्था में अपने को पाया और उसी का लाभ लेने के लिए भारत भी विश्व के सभी देशों से अपने संबंध स्थापित करने का प्रयास किया, जिसमें इनका भारत का एक महत्वपूर्ण आधार था गुणनिरपेक्षता और पंचशील के सिद्धांत। इस आधार पर भारत जो है विकास के मार्ग पर अपने को आगे बढ़ने का प्रयास किया। बात आती है एशिया के सबसे बड़े आर्थिक महाशक्ति के रूप में अपने को विकसित करने वाला जापान। 1945 में, अगस्त 1945 में जब अमेरिका ने जापान के ऊपर परमाणु विस्फोट किया तो जापान की स्थिति बहुत ही खराब हो गई। परिणाम क्या हुआ कि फिर भी इसके बाद भी जापान अपने को समृद्ध बनाने में लगा रहा, अपनी औद्योगिक इकाइयों को, अपनी चिकित्सीय व्यवस्था को, अपने सामाजिक स्तर को ऊपर ऊंचा उठाने के लिए अनवरत प्रयास करता चला गया। परिणाम क्या हुआ कि आज जापान विश्व की आर्थिक महाशक्ति के रूप में उभर करके सामने आया है। प्रिय बच्चों, इस पाठ को हमने इसमें जो पाठ के अंदर जो दिया गया है उसको हमने आपको बता दिया। इस पाठ में जो भी आपको समझ में न आया हो, आप विद्यालय के चैनल में जो कमेंट बॉक्स दिया गया